एक आदमी अचानक देखता है कि जिस क्रूज जहाज पर वो बैठा है वो समुद्र में चल ही नहीं रहा बल्कि डूब चुके शहर के ऊपर आसमान में तैर रहा है। नीचे नजर डालते ही वो हैरान रह जाता है। वहां 20 से ज्यादा मंजिलों वाली इमारतों की सिर्फ छतें दिख रही थी। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। जो शहर कभी रौनक और चहल पहल से भरा था, अब वहां बस कुछ ऊंची इमारतें ऐसे खड़ी थीं जैसे समुद्र के बीच उजड़े हुए टापू। बाकी सब कुछ अंतहीन समंदर में डूब चुका था। आखिर इस शहर पर कैसी तबाही टूटी थी? कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने लोहे और कंक्रीट से बनी पूरी सभ्यता को एक पल में मिटा दिया? और कैसे इंसानों के बचने के लिए सिर्फ रस्सियों से बने कुछ साधारण झूलते पुल ही बाकी रह गए? आखिर कैसी प्रलय थी जिसने समुद्र में दर्जनों मीटर ऊंची सुनामी जैसी लहरें पैदा कर दी, जो तट पर मौजूद हर जिंदगी को एक झटके में निगल गईं? दरअसल इस महाविनाश की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब 2 विशाल तारे मौत की तलवार की तरह पृथ्वी से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि धरती फट गई। आधा ग्रह आग के समंदर में बदल गया। उस टक्कर से उठी विनाश की लहरें दुनिया के हर कोने में फैल गईं और सिर्फ कुछ घंटों में पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो गई। 5 साल बीत गए, लेकिन धरती अब भी उस विनाश से उबर नहीं पाई। अनगिनत टूटे हुए उल्कापिंड अब भी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे थे, जैसे टाइम बम जो किसी भी समय जलते हुए धरती पर गिर सकते थे। बचे हुए लोगों ने फिर से सभ्यता बसाने की कोशिश की, लेकिन जल्द समझ आ गया कि ये टूटी हुई दुनिया दोबारा इंसानों के रहने लायक नहीं रही। रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल चुका था। यह इतना खतरनाक था कि कुछ ही मिनटों में एक वयस्क इंसान की जान ले सकता था। लेकिन एक अफवाह बची हुई थी, कहीं दूर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अब भी हरियाली है, जैसे प्रलय वहां पहुंची ही न हो। एक शुद्ध सुरक्षित दुनिया, और वही उम्मीद बन गई बचे हुए लोगों की। मुख्य किरदार स्टोरी और उसका परिवार भी बाकी लोगों के साथ एक अंधेरे किले जैसे शेल्टर में किसी तरह जिंदा थे, लेकिन बाहर हालात बदतर होते जा रहे थे। बार बार भूकंप आते, ज्वालामुखी कभी भी फट सकते थे। सबको पता था यह जगह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अगर बचना है तो नया रास्ता ढूंढना ही होगा। एक दिन स्टोरी सैन्य पोशाक पहनकर फिर से उजड़े हुए खंडहरों के बाहर निकलता है। एक वीरान तट को पार करने के बाद स्टोरी को अचानक आगे समुद्र का किनारा दिखाई देता है। वह हैरानी और उत्साह के साथ तुरंत रेडियो पर अपने साथियों को बताता है कि बीच पर अब भी कुछ रेस्क्यू बोट्स खड़ी हैं और उससे भी दूर पानी में एक जंग खाया हुआ पुराना डिस्ट्रॉयर जहाज चुपचाप तैर रहा है। स्टोरी नीचे टूटे हुए हिस्से से उस युद्धपोत के अंदर घुसता है और पूरी जहाज को कोने कोने तक खंगाल डालता है। लेकिन वहां न कोई सप्लाई मिलती है, न कोई जीवित इंसान। बस कुछ सड़े गले कंकाल पड़े थे जो बरसों पहले मौत का शिकार हो चुके थे। वह वहां से लौटने ही वाला होता है कि एक पुराने नेविगेशन लॉक के बीच फंसा उसे हल्के बैंगनी रंग का एक फूल मिलता है। उस फूल को देखकर वह ठहर जाता है, क्योंकि पूरे 5 सालों में उसने दोबारा कोई फूल नहीं देखा था। उसे तुरंत अपनी पत्नी एलिस का ख्याल आता है। वह सोचता है अगर यह फूल वह उसे देगा तो शायद उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। लेकिन तभी अचानक उसके कम्युनिकेटर में इमरजेंसी चेतावनी गूंज उठती है। रेडिएशन स्टॉर्म सिर्फ 2 मिनट दूर था। स्टोरी जहाज से बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। एक विशाल काली तूफानी दीवार उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके भीतर लगातार बिजली फट रही थी, मानो मौत खुद उसका पीछा कर रही हो। अगर वह उसमें फंस जाता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। स्टोरी बिना देर किए दौड़ पड़ता है। भागते भागते वह रेडियो पर अपने साथियों को चिल्लाकर कहता है कि किले का लोहे का दरवाजा अभी से खोल दें। उसे भरोसा था कि वह तूफान आने से पहले पहुंच जाएगा। तभी उसके पीछे एक भीषण बिजली गिरती है, जमीन फट जाती है। लेकिन उसी पल स्टोरी पूरी ताकत से छलांग लगाता है और लोहे के गेट की तरफ लपक पड़ता है। आखिरी सेकंड पर वह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। अंदर पहुंचते ही वह चिल्लाता है, दरवाजा बंद करो। विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है और ठीक उसके बंद होते ही बाहर से काली रेडिएशन स्टॉर्म टकरा जाती है। एक भयानक धमाका होता है, लेकिन इस बार वे बच चुके थे। खतरा टलने के बाद स्टोरी को डिकंटेमिनेशन से गुजरना पड़ता है। फिर वह अपना प्रोटेक्शन सूट उतारकर जमीन पर बैठ जाता है। उसकी सांसें बुरी तरह चल रही थीं और कुछ पल पहले मौत से हुई मुठभेड़ अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। बाद में शेल्टर के डाइनिंग हॉल में वह बैंगनी फूल अपनी पत्नी एलिस को देता है। एलिस जब उस फूल को हाथ में लेती है तो उसकी आंखों में चमक लौट आती है। 5 सालों में वह लगभग भूल चुकी थी कि असली फूल कैसा दिखता है। पास खड़ा उनका बेटा डेविड उस फूल को टकटकी लगाकर देख रहा था और तभी एक नई बात सामने आती है। एलिस शेल्टर की सुपरवाइजरी काउंसिल का हिस्सा है और वह बाहर की दुनिया से आए लोगों के बारे में होने वाली मीटिंग में शामिल होने जा रही है।
उसी समय कॉन्फ्रेंस रूम में कई सुपरवाइजर मॉनिटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए किसी बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अचानक पूरे मॉनिटर स्क्रीन गड़बड़ाने लगते हैं। हर डिस्प्ले पर अजीब फ्लिकरिंग उभरती है और अगले ही पल पूरा शेल्टर जोरदार तरीके से हिल उठता है। लेकिन यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था। धरती की परतें फट रही थीं। शेल्टर के विशाल लोहे के गेट के पास अचानक एक भयानक दरार खुल जाती है। उसी क्षण अलार्म सिस्टम पूरे शेल्टर में गूंज उठता है। सायरन, चीखें, भगदड़, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। पूरा शेल्टर रोने, चिल्लाने और जान बचाने की कोशिशों से भर जाता है। स्टोरी तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को पकड़ता है, जो जरूरी सामान हाथ लगता है, समेटता है और मुख्य गेट की तरफ भागता है। लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि हालात और बदतर हैं। मुख्य दरवाजा लोगों की भीड़ से पूरी तरह जाम हो चुका था। कोई निकल नहीं पा रहा था। सौभाग्य से स्टोरी अक्सर बाहर मिशन पर जाता रहा था, इसलिए उसे शेल्टर के रास्ते अच्छी तरह याद थे। वह तुरंत परिवार को लेकर भीड़ से बचते हुए बैकअप एग्जिट की तरफ निकलता है। लेकिन वहां पहुंचते ही दिखता है कि वह रास्ता भी टूटने वाला है। अब सोचने का समय नहीं था। जान बचानी थी तो बाहर निकलना ही होगा। वे बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक था। हर तरफ लोग भाग रहे थे। कुछ ने गैस मास्क पहने थे, कुछ बिना किसी सुरक्षा के पागलों की तरह दौड़ रहे थे। हर इंसान एक ही दिशा में भाग रहा था। समुद्र किनारे खड़ी रेस्क्यू बोट्स अब सबके लिए आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। भीड़ ऐसे उमड़ रही थी जैसे झोंबी का झुंड हमला कर रहा हो। पहली रेस्क्यू बोट लोगों से पूरी तरह भर चुकी थी, लेकिन फिर भी लोग लगातार उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बोट बुरी तरह हिलने लगी, झुकने लगी और फिर पलट गई। लोग पानी में गिर पड़े, चीखें गूंज उठी। स्टोरी तुरंत समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत है। वह परिवार को लेकर दूसरी बोट की तरफ भागता है। रास्ते में वह अपने दोस्त को देखता है। कुछ लोग उसे समुद्र में दबोचे हुए थे, सिर्फ उसका गैस मास्क छीनने के लिए। स्टोरी और उसकी पत्नी बिना सोचे उस तरफ दौड़ते हैं। दोनों पूरी ताकत से उन लोगों को खींचकर अलग करते हैं और समुद्री पानी निगल चुके अपने दोस्त को बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी अराजकता के बीच कोई स्टोरी का अपना प्रोटेक्शन मास्क छीन लेता है। एक पल को सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन उसे वापस लेने का समय नहीं था। अब सिर्फ भागना था। स्टोरी अपने दोस्त और परिवार को लेकर पीछे खड़ी एक और रेस्क्यू बोट की तरफ दौड़ता है। धक्के खाते, गिरते पड़ते किसी तरह वे बोट के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अभी वे ठीक से बैठे भी नहीं थे कि बाहर से मदद के लिए चीखें सुनाई देने लगती हैं। बोट के दरवाजे पर बैठे लोग दांत भींच लेते हैं और मजबूरी में बोट का गेट बंद कर देते हैं। बाहर अब भी अनगिनत लोग रह गए थे। वे दरवाजा पीटते रहे, चीखते रहे, अंदर आने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बोट चल चुकी थी। और तभी एलिस अचानक स्टोरी का हाथ पकड़ती है। वह पीछे मुड़कर देखती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। स्टोरी भी पलटकर देखता है और जो सामने था वह मौत से भी बड़ा था। समुद्र के ऊपर 50 मीटर से भी ऊंची एक दैत्याकार पानी की दीवार उठ चुकी थी। एक सुनामी पागलों की तरह उनकी तरफ टूटती चली आ रही थी। समुद्र किनारे जो लोग अभी तक रेस्क्यू बोट पर चढ़ नहीं पाए थे, जैसे ही उन्होंने उस दैत्याकार सुनामी को अपनी तरफ टूटते देखा, उसी पल उनके अंदर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कई लोग पागलों की तरह मुड़कर वापस भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह विशाल लहर किसी दहाड़ते हुए राक्षस की तरह उन पर टूट पड़ी और एक झटके में तट पर मौजूद लोगों को निगल गई। उधर रेस्क्यू बोट उस महालहर के भीतर खिलौने की तरह उछलने लगी, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पूरी तरह पलटती हुई। आसमान और समुद्र जैसे एक हो गए थे और अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह झटकों में फंस गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे जिंदा बचेंगे भी या नहीं। कई मौत जैसे पलों के बाद आखिरकार बोट कुछ स्थिर हुई। स्टोरी ने चारों ओर देखा, दिशा समझने की कोशिश की और सुझाव दिया कि उन्हें दक्षिण पूर्व दिशा में बढ़ना चाहिए। अगर सब ठीक रहा तो 7 दिनों में वे लंदन पहुंच सकते थे। लेकिन इस अंतहीन महासागर के बीच इतनी छोटी रेस्क्यू बोट में 7 दिन जिंदा रहना आसान नहीं था। स्टोरी ने अपना डिटेक्टर निकाला और हवा की जांच की। हैरानी की बात यह थी कि हवा उम्मीद से बेहतर थी। यह देखकर लोगों ने एक एक कर अपने प्रोटेक्शन मास्क उतार दिए और सालों बाद खुली साफ हवा में सांस ली। कई लोगों की आंखों में राहत थी, लेकिन हर कोई खुश नहीं था, क्योंकि आइसलैंड लगभग गायब हो चुका था। समुद्री धाराएं बदल चुकी थीं और किसी को नहीं पता था कि वे सच में लंदन पहुंच पाएंगे या नहीं। अब सबके पास सिर्फ प्रार्थना बची थी। रात उतर आई। स्टोरी बोट के भीतर लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें बार बार खुलती रहीं। वह हर कुछ देर में उठकर चारों तरफ देखता, मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। सुबह हुई और वही अनहोनी आ गई। अचानक बोट रुक गई। इंजन जवाब दे चुका था। अब वे समुद्र के बीच लाचार तैर रहे थे, बिना हिले। हालात ऐसे थे जैसे अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। स्टोरी तुरंत इंजन में घुसा और मरम्मत में जुट गया। काम करते हुए जब उसने ऊपर आसमान की ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि दुनिया बदल चुकी है। पहले जो आकाशगंगा दिखती थी वह गायब थी। उसकी जगह अनगिनत टूटे हुए उल्कापिंड और पत्थर अंतरिक्ष में भटक रहे थे और आसमान में अजीब चमकती धारियां ऐसे खींच रही थीं जैसे ब्रह्मांड खुद घायल हो गया हो।
दिन गुजरते गए। बोट में खाना लगभग खत्म हो गया। लोग भूख और थकान से कमजोर पड़ने लगे। कई लोग चुपचाप बैठे रहते, हिलने की ताकत तक नहीं बची थी। तभी अचानक बोट किसी चीज से टकराई। एक जोरदार झटका लगा, सब चौंक उठे। स्टोरी ने हैच खोला और बाहर झांका और सामने का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। जहां तक नजर जाती पानी में डूबी इमारतें थीं। सिर्फ ऊंची इमारतों की छतें समुद्र के ऊपर झांक रही थीं। उन ढांचों को देखकर स्टोरी समझ गया, वे लिवरपूल पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद बोट किनारे लगी, सब लोग सड़क के रास्ते आगे बढ़े। तभी स्टोरी की नजर एक चेतावनी नोटिस पर पड़ी। उसमें लिखा था, लिवरपूल परित्यक्त घोषित किया जा चुका है। स्टोरी ने तुरंत रेडिएशन जांचा। हवा फिलहाल न्यूनतम स्तर पर सुरक्षित थी, लेकिन लंबे समय तक यहाँ रहना घातक हो सकता था। उन्हें जल्दी किसी शेल्टर या सुरक्षित जगह की तलाश करनी थी। तभी आगे कुछ परछाइयां दिखाई दी। स्टोरी तुरंत परिवार के साथ उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन जो सामने था उसे देखकर सब जड़ हो गए। वहां बड़ी संख्या में शरणार्थी जमा थे। लंबे समय तक रेडिएशन झेलने के कारण उनकी त्वचा बदल चुकी थी, शरीर विकृत हो चुके थे। पास ही एक ऊंचा क्वारंटीन जोन था, जहां सैनिक हथियार लेकर कड़ी निगरानी कर रहे थे। एक सैनिक ऊंची जगह खड़े होकर चिल्लाया कि सिर्फ परमिट रखने वाले उच्च अधिकारियों को प्रवेश मिलेगा। ये सुनते ही एलिस ने तुरंत अपना पहचान पत्र निकाला और ऊपर उठाया। सैनिक ने उसे देखा और प्रवेश की अनुमति दे दी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण स्टोरी का दोस्त घबरा गया, क्योंकि बाहर की भीड़ नियंत्रण खोने लगी थी। सैनिक अब रोक नहीं पा रहे थे। लोगों का धक्का बढ़ता जा रहा था, तनाव हर सेकंड बढ़ रहा था और अगले ही पल पूरा इलाका अराजकता में बदल गया। अचानक सैनिकों ने एंट्री पॉइंट को जबरदस्ती बंद कर दिया और स्टोरी का परिवार अंदर जा ही नहीं पाया। उसी वक्त दूर आसमान का रंग बदलने लगा। एक विशाल रेडिएशन स्टॉर्म उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। भीड़ फिर से पागल हो उठी। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगा। स्टोरी ने पत्नी और बेटे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखी। स्टोरी बिना सोचे उसके आगे खड़ा हो गया और ड्राइवर से गुहार लगाई कि उन्हें लंदन की तरफ साथ ले चले। आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हाथ फैलाकर इशारा किया, जाना है तो बदले में घड़ी देनी होगी। स्टोरी ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी घड़ी उतार कर दे दी। आदमी ने घड़ी ली, गाड़ी का दरवाजा खोला और तीनों जल्दी से अंदर बैठ गए। वे बार बार उसका शुक्रिया अदा करते रहे, क्योंकि इस उजड़ी दुनिया में कोई मदद के लिए हाथ बढ़ा दे, वही अपने आप में चमत्कार था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। गाड़ी लंदन की तरफ बढ़ती रही। सफर आधा हुआ ही था कि आदमी ने गाड़ी रोक दी और कहा, थोड़ा आराम कर लो। स्टोरी पत्नी और बेटे के साथ नीचे उतरा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे कुछ अजीब लगा। अचानक आसमान से एक भयावह आवाज गूंजी। स्टोरी ने सहज रूप से गाड़ी को छूकर कंपन महसूस किया और अनुभव से समझ गया, यह रेडिएशन स्टॉर्म नहीं है, इससे भी बड़ा खतरा आ रहा है। उसने ऊपर देखा और उसका अंदेशा सही निकला। आसमान में अनगिनत जलते हुए पत्थर उनकी तरफ टूटते चले आ रहे थे। ये उल्कापिंडों की बारिश थी। अब छिपने का समय नहीं था। वे दौड़कर एक पुराने विशाल पेड़ के पीछे दुबक गए, एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहे। हवा का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। जलते हुए पत्थर टूटते तारों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। हर टक्कर आग, धूल और धमाके का तूफान पैदा कर रही थी, लेकिन किसी तरह वे बच गए। जब सब शांत हुआ तो उन्होंने मलबे में से कुछ काम की चीजें निकाली और फिर लंदन की यात्रा दोबारा शुरू की। कुछ समय बाद वे एलिस की माँ के घर पहुंच गए। माँ ने जैसे ही इतने समय बाद परिवार को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर उनसे लिपट गई। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बाकी जगहों से बेहतर थी। पानी बिजली भले कट चुकी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह उस जगह को रहने लायक बनाए रखा था। पहली बार स्टोरी के परिवार को लगा कि शायद अब थोड़ा चैन मिलेगा, लेकिन सुकून ज्यादा देर टिकना नहीं था। एक दिन जब एलिस आराम कर रही थी, उसे बाथरूम से तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। वह भागकर अंदर गई और सिंक में खून देखकर जम गई। स्टोरी ने उसकी आंखों में सवाल देखा और समझ गया, अब सच छिप नहीं सकता। उसने बताया, शेल्टर में पहले ही चेतावनी दी गई थी, अगर खून की खांसी शुरू हो जाए तो मतलब इंसान के पास लगभग 8 हफ्ते ही बचे हैं। शायद बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर इसकी वजह बना था। ये सुनते ही एलिस जैसे टूट गई। मौत को इतने करीब से देखने की आदत होने के बावजूद ये जानना कि उसके पति के पास 2 महीने भी नहीं बचे, उसके लिए असहनीय था। स्टोरी ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों लंबे समय तक चुप रहे। अगले दिन उन्होंने एलिस की माँ से विदा ली। निकलने से पहले माँ ने अपना पिस्तौल स्टोरी को दिया और कहा, परिवार का ख्याल रखना। फिर वे एक बार फिर उम्मीद की तलाश में निकल पड़े। वे लंदन से दूर घने जंगलों के बीच से गुजरते रहे। कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन रात होते ही फिर किस्मत पलट गई। साथ चल रही एक महिला के सिर पर अचानक जोरदार वार हुआ और वह सीधे गाड़ी पर गिर पड़ी। स्टोरी तुरंत बाहर निकला, हथियार संभाला और अंधेरे में सतर्क होकर खड़ा हो गया।
तभी अंधेरे के भीतर से आवाज आई, गाड़ी छोड़ दो और पीछे हट जाओ। लेकिन स्टोरी के पास बंदूक थी। वह जवाबी फायर करता है। एक हमलावर मारा जाता है, दूसरा छिप जाता है। तभी स्टोरी की बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उसी नाजुक पल में एलिस मरे हुए हमलावर की बंदूक उठाकर दूसरे डाकू को मार गिराती है। वे बच निकलते हैं। अगले दिन वे आगे बढ़ते हैं और पहाड़ों के बीच पहुंचते हैं, जहां एक विशाल दरार पूरी सड़क रोक चुकी थी। पार जाने का एकमात्र रास्ता था एक कमजोर रस्सी पुल। स्टोरी पहले उतरता है, फिर परिवार को बुलाता है। डेविड डर जाता है, एलिस कांपती रहती है। तभी तेज तूफानी हवा चलती है। पुल जोर जोर से झूलने लगता है। सब मौत के मुंह में लटके रहते हैं। हवा थमती है और वे किसी तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी। आगे एक और बेहद कमजोर सीढ़ी नुमा पुल था। वे रेंगते हुए बढ़ते हैं। तभी भूकंप आता है। पुल टूटने लगता है। एक आदमी घबराकर अफरा तफरी मचाता है। डेविड फिसलता है, लेकिन स्टोरी उसे पकड़ लेता है। पति पत्नी पूरी ताकत लगाकर बेटे को खींचते हैं और किनारे पहुंचते ही पीछे का पुल ढह जाता है। वे घंटों पैदल चलते हैं। हर तरफ जली हुई धरती, कोई जीवन नहीं। तभी हथियार लिए एक आदमी सामने आता है। स्टोरी जल्दी से अपना परिचय देता है। आदमी हथियार नीचे करता है और उन्हें अपने शेल्टर ले जाता है। यह फ्रांस के उत्तर पश्चिम का एक शहर था। वह आदमी उन्हें बताता है कि आदर्श जगह तक सीधा रास्ता युद्ध क्षेत्र से होकर जाता है, बेहद खतरनाक। लेकिन एक दूसरा रास्ता है। और फिर वह अपनी जेब से एक फोटो निकालकर स्टोरी को देता है। उस आदमी ने जो फोटो स्टोरी को दी थी, वही असल में उनका पास परमिट था। उसने कहा, इसे वहां के मिड लेवल कमांडर को दिखाना तो तुम लोग बिना रुकावट आगे निकल जाओगे और खतरनाक इलाका पार कर पाओगे। फिर उसने एक और गुजारिश की, उसकी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वही जगह इंसानों के दोबारा बसने की आखिरी उम्मीद है। एलिस ने तुरंत हामी भर दी। अब चारों एक गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़े। लेकिन स्टोरी की खांसी लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्हें रास्ते में रुककर थोड़ा आराम करना पड़ा। मगर ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक एक हथियारबंद सैन्य टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। बंदूकें सीधे उनकी तरफ तान दी गईं। एक सैनिक चिल्लाया कि इस इलाके में किसी बाहरी सैनिक को घुसने की इजाजत नहीं है। यहाँ विद्रोही और हिंसक गिरोह सक्रिय हैं। और पूछा कि वे आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। साथ आई लड़की ने फ्रेंच में उनकी मंशा समझाई। तब जाकर सैनिकों ने हथियार नीचे किए। उसी रात उन सैनिकों ने फैसला किया कि वे इन लोगों को इस युद्ध क्षेत्र से निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि ज्वालामुखी दर्रे तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना जरूरी है। लेकिन यह इलाका दिन रात युद्ध की आग में जलता रहता है। दोनों तरफ से लगातार गोलाबारी होती रहती है। रात गिरते ही सैनिक उन्हें कांटेदार तारों के बीच से निकालकर युद्ध क्षेत्र की सीमा तक ले गए। चारों तरफ तोपों की आवाज गूंज रही थी। गोलियां सिर के ऊपर से सीटी मारती निकल रही थी। पास पास धमाके हो रहे थे। मिट्टी और मलबा हवा में उड़ रहा था। हर सेकंड मौत का खतरा था। स्टोरी डेविड का हाथ कसकर पकड़े दौड़ रहा था। एलिस पीछे पीछे और वह लड़की बिना एक शब्द बोले हिम्मत के साथ साथ चल रही थी। वे गोलियों से छलनी पड़े बंकर पार करते हैं, रास्ते में लाशों के बीच से गुजरते हैं और आखिर एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इलाके तक पहुंचते हैं। वह सैनिक हांफते हुए कहता है, आगे उस दिशा में जाओ, वहां जेनी नाम की लीडर है, वही मदद करेगी। फिर कहता है, अब मुझे अपनी यूनिट में वापस लौटना होगा। स्टोरी उसका शुक्रिया अदा करता है और रात के अंधेरे में वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। पैदल चलते चलते सुबह हो जाती है। सौभाग्य से उन्हें उस कमांड पोस्ट का ठिकाना मिल जाता है और पता चलता है कि सामने की पहाड़ी पार करते ही ज्वालामुखी दर्रे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचकर उस मिड लेवल कमांडर को खोजते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह अभी अभी युद्ध में मारा जा चुका है। यह सुनकर स्टोरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वह मजबूरी में कैंप के सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंचता है। उससे हाथ जोड़कर गुहार लगाता है कि किसी तरह उन्हें आगे जाने दिया जाए। और जब वह अधिकारी यह सुनता है कि स्टोरी के पास शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो उसके चेहरे पर भी एक गहरी करुणा उभर आती है। वह अधिकारी हाथ उठाकर सामने खड़ी एक बड़ी बस की ओर इशारा करता है और कहता है कि यही बस उन्हें ज्वालामुखी दर्रे तक ले जाएगी। स्टोरी अब तक जितनी भी मुश्किलों से गुजरा था, उसके बाद भी उसके अंदर सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, किसी भी हाल में अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित उस जगह तक पहुंचाना जहां इंसान फिर से जीवन शुरू कर सके। लेकिन आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, अचानक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। चेकपोस्ट पर मौजूद सैनिक तुरंत हरकत में आ जाते हैं और नीचे उतरकर हमलावरों से सीधा मुकाबला शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक सैनिक तुरंत गोली लगते ही गिर जाता है। उसके बाद बाकी हमलावर बेकाबू होकर बस की तरफ दौड़ पड़ते हैं और चिल्लाकर सबको बाहर निकलने का आदेश देते हैं। बस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश में लग जाता है। उसी भगदड़ के बीच स्टोरी एलिस का हाथ कसकर पकड़ लेता है और शांत आवाज में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उन्हें उस सुरक्षित जगह तक जरूर पहुंचाएगा। तभी बस के अंदर अचानक झगड़ा और संघर्ष शुरू हो जाता है। कुछ शरणार्थी हिम्मत दिखाकर एक हमलावर को पकड़ लेते हैं और उसी अराजकता में बस के अंदर 2 गोलियां चल जाती हैं।
एलिस और डेविड डर के मारे स्टोरी की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि कहीं उसे गोली तो नहीं लगी। लेकिन कुछ ही पलों में वह बाहर आता है। हालांकि उसके पेट से खून बह रहा होता है क्योंकि उसे गंभीर गोली लगी होती है। भयंकर दर्द के बावजूद वह सबको जल्दी बस से बाहर निकलने और आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि वहां रुकना मतलब मौत को बुलावा देना था। एलिस अब ड्राइविंग सीट संभालती है और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाती है, मन में बस एक ही बात लिए कि स्टोरी किसी तरह कुछ और समय तक जिंदा रहे ताकि वह अपने परिवार को आखिरी मंजिल तक पहुंचता देख सके। कुछ देर बाद वे एक ऊंची ढलान पर पहुंचते हैं जहां कई गाड़ियां पहले से खड़ी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे अब मंजिल बहुत करीब है और फिर सामने जो दृश्य आता है वह किसी सपने जैसा होता है। साफ नीला पानी, हरियाली, ताजी हवा और एक शांत वातावरण, जैसे दुनिया के अंत के बाद भी कहीं एक नई दुनिया बची हो। 5 सालों की तबाही और डर के बाद उन्होंने ऐसा सुकून कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन स्टोरी का शरीर अब उस दर्द और जंग को और नहीं झेल पा रहा था। वह अब सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित देखना चाहता था। और फिर आखिरी पलों में उसने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने एलिस और डेविड को देखा और उसकी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। वह आदमी जिसने पूरी दुनिया के अंत से लड़कर अपने परिवार को बचाया था, आखिरकार अपने मिशन को पूरा करके वहीं शांत हो गया। और इसी के साथ यह मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।